नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आई। वह यहां पर विमानतल से सीधे सीएम हाउस पहुंची। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी आत्मीय अगवानी की है और सीएम हाउस में करीब 1 घंटा रुकने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण मंत्रालय पहुंची है। यहां उन्होंने सीएम शिवराज की मौजूदगी राज्य के वित्त विभाग के अफसरों संग बैठक कर वित्तीय योजनाओं पर चर्चा की। यहाँ वो करीब पौन घंटा रुकी। इसके बाद वो रविंद्र भवन में आयोजित दंतोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम पहुंचे, जहाँ वह 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य विशेष रूप पर मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान देगी। इसमें गेहूं और धान के उपार्जन की लंबित राशि सहित अन्य केंद्रीय सहायता की किस्त के भुगतान के विषय शामिल है। भोपाल समेत प्रदेश के 10,000 स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल बनाया जाएगा। इनमें पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलेगा। दवाइयों को भी कमी नहीं आएगी। मध्य प्रदेश शासन ये काम टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की मौजूदगी में शहर के एक निजी होटल में केंद्रों को मॉडल बनाने से जुड़े एक कार्यक्रम में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। ये केंद्र 23 जिले के होंगे, जिनमें शहरी, ग्रामीण, प्राथमिक केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक और स्वास्थ्य केंद्र शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कॉलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड और लाइवलीहुड इनिशिएटिव के तकनीकी सहयोग से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है। देश में इस बार धान की सरकारी खरीदी 9% ज्यादा हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 4 प्रमुख धान उत्पाद राज्य के समर्थन मूल्य पर ज्यादा खरीदी है। इसमें पंजाब, हरियाणा के साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। सरकारी खरीदी के दबाव और पुराना स्टॉक हाथ में नहीं होने के चलते बासमती चावल के दाम उत्पाद मंडियों में ऊंचे बने हुए हैं। अष्टम बासमती के प्रमुख किस्म और 1509 में 200 रुपये की तेजी आ चुकी है। इसी के साथ 1401 किस्म में भी 200 रुपये की तेजी है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट, होटलों में चलने वाली किस्म 1121 बासमती के दाम तो 300 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज हो चुके हैं। हवाओं के बदले रुख ने राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश और अधिकतर जिलों में मौसम का मिजाज बदल दिया है। इसके चलते रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी। इसी क्रम में मंगलवार को राजधानी के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि खंडवा, खरगोन एवं नरसिंहपुर जिलों में रात के तापमान में गिरावट भी हुई है। मौसम विज्ञान के मुताबिक हवाओं का रुख बार बार बदलने और पूर्वी हवा चलने के कारण तापमान बढ़ने लगा। 4-5 दिसंबर के बाद यह एक बार फिर सर्द हवाएं चलने के कारण रात के तापमान फिर गिरावट हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ोदरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्सव और क्या हो सकता है कि दुनिया के वे 20 बड़े देश, जिसके पास दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष तक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व करेगा। गुजरात चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत तय करने को खारवा समुदाय के मछुआरों का अहम योगदान है। धर्मांतरण का मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस साल जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, धर्मांतरण का मुद्दा वहां पर राजनीति का प्रमुख मुद्दा रहा है। धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार बेहद संजीदा है और इसके लिए एक याचिका के जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल किया गया है। भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। वहीं 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके को खास बनाने के लिए केंद्र ने विशेष तैयारियां की हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में 100 से अधिक स्मारकों पर G20 लोगों को दिखाया जाएगा। इसके लिए विशेष तैयारियां भी की गई है। सूत्रों को बताया है कि अध्यक्षता ग्रहण के बाद G20 शिखर सम्मेलन तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। इनमें से कुछ बैठकों की मेजबानी करने के लिए देश के उन हिस्सों का चयन किया गया जिनके बारे में लोगों को बेहतर कम जानकारी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमांत राज्य के कुरुंग कुमे जिले में भारत के अंतिम गांव दामिन का दौरा किया है। यहां पहुंचने वाले पेमा खांडू पहले मुख्यमंत्री बने। अब तक सड़कों की खस्ता हालात के चलते यहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस यात्रा में उन्होंने BRO द्वारा बनाई गई सड़कों का भी निरीक्षण किया है। अपनी यात्रा के दौरान ग्रामीणों को भारत चीन सीमा से लगे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। टीआरएस कार्यकर्ता के हमले के विरोध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन की जा रही है। YSTRP नेता YS शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हमले में क्षतिग्रस्त कार को YSR तेलंगाना पार्टी के नेता खुद चला रहे थे और सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा हमले के विरोध में प्रगति भवन की ओर बढ़ रहे थे। जब शर्मिला अपने समर्थकों के साथ राजभवन रोड स्थित यशोदा अस्पताल पहुंची तो वहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। YSRTP कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें
हिरासत में ले लिया, लेकिन शर्मिला ने कार से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने शर्मिला को कार में बैठाकर गाड़ी को दूरनगर थाना एसआर में स्थानांतरित कर दिया गया। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 215 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,72,068 तक पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,982 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में 52,295 टीके लगाए जाने के साथ सुबह 7 बजे तक 219.91 करोड़ से आधे टीके दिए जा चुके हैं। इसी अवधि में कोरोना के 141 सक्रिय मामले कम होने से इनकी संख्या घटकर 4,982 रह गई है। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के साथ कानूनी लड़ाई के लिए तैयार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मोमई ने मंगलवार को अच्छे परिणाम का भरोसा जताया। उन्होंने यहां भी कहा है कि संविधान और राज्य पुनर्गठन कानून के तहत कर्नाटक का रुख तर्कसंगत है। उच्चतम न्यायालय में 30 नवंबर को सीमा विवाद से जुड़े एक मामले पर होने वाली सुनवाई के मद्देनजर मुख्यमंत्री नई दिल्ली में हैं और उन्होंने राज्य के कानूनी पैनल में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ चर्चा की है। मुंबई ने कहा है कि मैं सीमा विवाद पर रोहतगी से मिला हूं। महाधिवक्ता ने चीजों की जानकारी दी है। मैंने भी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी साझा की है। बिहार में एक बार फिर से नौकरी मांगने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 67वीं परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थी पटना के राजभवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। शांति और कानून व्यवस्था बहाल रखने की बात कहते हुए पुलिस ने विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को दूर खदेड़ दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। लाठीचार्ज में किसी को चोटिल होने की खबर नहीं आई। बीपीएससी के सभी दरवाजों पर भी पुलिस तैनात बढ़ा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र नेता दिलीप कुमार को मुलाकात के लिए बुलाया है। राजभवन चौराहे के अलावा बीपीएससी गेट पर भी हजारों छात्र जुटे हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मंगलवार को दी गई जानकारी में कहा गया कि रिटेल सेक्शन के लिए डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है। बता दें कि इससे पहले 1 नवंबर 2022 को होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ट्रायल शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इसके लिए 8 बैंकों का चयन किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बंगाल सीएम उस समय अपना आपा खो बैठी और जब उन्होंने पाया कि अधिकारी उस सम्मान को लेकर नहीं पहुंचे जो ममता बनर्जी को बांटना था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में गर्म कपड़े बांटने वाली थी, लेकिन कपड़े वहां नहीं पहुंचे। गुस्साई ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट की खिंचाई करते देखा गया था। एयर इंडिया और विस्तारा का विलय होने जा रहा है। मार्च 2024 तक ये दोनों एयरलाइन एक हो जाएंगे। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की यह एयरलाइन कंपनियां अब एक साथ काम करेगी। जानकारी के मुताबिक इस बारे में टाटा सन्स सिंगापुर एयरलाइन के बीच कई बैठकों की बातचीत हो चुकी है। अब दोनों कंपनियों के एक होने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर है। वहीं सिंगापुर एयरलाइंस ने मंगलवार को कहा है कि वह एक सौदे के हिस्से के रूप में एयर इंडिया की 25.1% हिस्सेदारी का मालिक होगा और टाटा सन्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में विस्तारा का एयर इंडिया में विलय होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि वह 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपये लॉन्च करेगी। बता दें कि इसके लिए एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। जानकारी के मुताबिक डिजिटल मुद्रा कानूनी विवादों का प्रतिनिधित्व करेगी। आरबीआई ने बताया कि डिजिटल रुपये वाले मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। आरबीआई खुदरा स्तर पर डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट लेकर आया है। रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में पटियाला जेल में 1 साल की सजा काट रहे नवजोशी सिद्धू को बड़ी राहत मिल सकती है। अच्छे आचरण के कारण गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू को जेल में रिहा किया जा सकता है। बता दें कि नवजोशी सिद्धू अब तक 6.5 यानी कि 6.5 महीने की सजा काट चुके हैं। नियमों के मुताबिक बड़ी राहत के लिए सभी चीजें सिद्धू के पक्ष में है। जेल प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अच्छे आचरण की वजह से कैदियों को रिहा करने की सिफारिश वाली सकारात्मक रिपोर्ट पंजाब सरकार को भेजी। उसमें नवजोशी सिद्धू का नाम है। बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और उद्योग कुमार के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बधाई दी है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में आयोजित सादे समारोह में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार और उपेंद्र महारती, शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक विवेक रंजन ने मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के संबंध पत्र।
अब जल्दी छोटी कंपनियां प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस के लिए एक बार में योगदान कर सकेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसके लिए जल्द नियमों में बदलाव कर सकती है। इस कदम में छोटी इकाइयों के लिए कंप्लायंस आसान होगा। मौजूदा समय में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग अलग योगदान करना होता है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जानकारी के पैनल के सामने पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि 10 से 20 वर्कर वाली इकाइयों के लिए इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, दूसरे बेनिफिट के लिए 10 से 12% के एक योगदान तय किया जा सकता है। बीते कई सालों से टेक्नोलॉजी जगत काफी तेजी से बदला। इन सभी बदलावों में से एक ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी बीते कई सालों से जबरदस्त तरीके से बदला। इसका इस्तेमाल कई तरह के फील्ड में जबरदस्त तरीके से किया जाने लगा है। रिपोर्ट की अगर माने तो ड्रोन इंडस्ट्री आने वाले इन 10 सालों में 279 बिलियन US$ की इंडस्ट्री बन जाएगी। केवल यही नहीं, साल 2017 से लेकर 21 तक ड्रोन की डिमांड 23.5% के CAGR से बढ़ी है। आज हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रोन इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव कोविड-19 महामारी के दौरान देखा है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।